हर साल यूपीपीसीएस यूपीएससी को कॉपी करता है प्रीलिम्स में और मेंस में। अगर आपने मेंस 2025 देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी की तर्ज पे आए हुए थे। सेम जो हमने इस बार का पेपर देखा है यूपीएससी का 2026 वाला, जो कि बहुत ही वियर्ड आया हुआ है, बहुत ही रैंडम है। हो सकता है कि 2024 और 2025 की तरह यूपीपीसीएस इस बार भी हमारे प्रीलिम्स को उसी पैटर्न पे बनाने की कोशिश करे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज, जो कि हमारे यूपीपीसीएस के पैटर्न को काफ़ी फॉलो करते हैं। और अगर उन्हें हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे लिए हमारा जो प्रीलिम्स होने वाला है दिसंबर में, वो टैकल करना आसान होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल टिपिकल यूपी स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें नहीं करेक्ट है। और उसके बाद यूपी है जो वो कितने नंबर ऑफ़ स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो क्योंकि हमने यूपी स्पेशल पढ़ रखा है तो हमें पता है कि वो हाईएस्ट नंबर से करता है शेयर। सेकंड हमारा है कि राजस्थान जो है वो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है सारे इंडियन स्टेट्स में। ये एक फैक्ट है जो हो सकता है आपको ना पता हो, पर क्योंकि यूपीपीसीएस का जो पेपर है वो ऑलरेडी फैक्ट से भरा होता है, तो ये भी हमारे लिए कॉमन नॉलेज है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो कि लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है सारे इंडियन स्टेट्स में। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज़ कि सिक्किम इज़ द ओनली स्टेट दैट शेयर इट्स बाउंड्री विद जस्ट वन अनदर इंडियन स्टेट। दैट इज़, ये मैंने अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन ऐड करी है। तो सिर्फ सिक्किम ही नहीं, एक और ऐसा स्टेट है जो मेघालय है, जो कि अपनी बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडियन स्टेट के साथ शेयर करता है। तो इस तरह से ये दोनों फैक्ट आपके गलत हो जाएंगे और हमारा वन ओनली सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है जिसको आरबीआई जारी करता है, उसमें क्या क्या की सब इंडाइसेस हैं। तो ये जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, ये नया इंडेक्स आया हुआ है। क्योंकि ये वन लाइनर काइंड ऑफ क्वेश्चन है तो पॉसिबिलिटी है कि ये आएगा। इसमें एक सबसे बड़ी डिटेल है कि इसमें कोई बेस ईयर नहीं होता है, ये सिर्फ करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और इसके 3 सब इंडाइसेस होते हैं, एक्सेस, यूजेस एंड क्वालिटी। इसके लिए आई थिंक इतनी ही जानकारी इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट, ये स्टार्ड और अनस्टार्ड 58th क्वेश्चन, कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है पॉलिटी का, कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, उनके टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले अनस्टार्ड क्वेश्चन जो मेंबर्स पूछते हैं और उनका आंसर उन्हें इस फैक्ट में बोला गया है ओरली चाहिए होता है, पर ऐसा नहीं है, हमें रिटन आंसर चाहिए होता है। यानी कि अनस्टार्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनका आंसर रिटन चाहिए होता है। स्टार्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनका आंसर हमें ओरल चाहिए होता है। और जो भी अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि वो सबमिट हो जाते हैं और जब उनका रिटन क्वेश्चन आंसर आएगा तो उसमें आप कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, इसीलिए इसमें सिर्फ ये फैक्ट सही होगा। ये वाले क्वेश्चंस बहुत टिपिकल हैं, हाँ भले ये वन लाइनर आते हों या इस तरह से भी आते हों, बट ये क्वेश्चन आ चुका है पीसेस में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इसमें आपको मैच करना है किस कंट्री में कौन सा जो प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि इंडिया ने सपोर्ट किया हुआ है। तो जो ये प्रोजेक्ट है मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये बहुत फेमस हुआ था और इस पर क्वेश्चंस आ चुके हैं, जो कि भूटान में इंडिया के सपोर्ट से बन रहा है। फिर रिस्टोरेशन ऑफ स्टोर पैलेस जो है, ये हो रहा है आपका अफ़गानिस्तान में, ये हो चुका है, ये पुराना प्रोजेक्ट है। फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो डिकोया का है वो श्रीलंका में हुआ था। और इस तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट स्टडीज़ का जो इंस्टीट्यूट है, ये इंडिया के सपोर्ट से मालदीव्स में बन रहा है। अगर आप इन तरह के और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको नोट कर लेंगे तो ये आपके फर्दर हेल्प करेंगे नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए। नाउ द एआई समिट ऑफ 2026, ये वैसे भी बहुत न्यूज़ में थी, इससे क्वेश्चन आना ही था। इनफैक्ट इससे क्वेश्चन लेखपाल में भी आया हुआ है, तो आप समझ सकते हो ये कितना ज़रूरी टॉपिक है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। इसके बारे में इन्होंने फर्स्ट तो सबसे पहले 3 फाउंडेशनल सूत्रास पे बात करी गई है जो कि गलत दिए हैं। जो फाउंडेशनल सूत्रास थे वो थे पीपल, प्लेनेट और प्रॉस्पेरिटी, और इस फैक्ट में ये तीनों गलत दिए हुए हैं, तो ये फैक्ट हमारा गलत था। इसके बाद जो प्रीएम्बल था समिट का, वो स्ट्रेस करता है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई रिसोर्सेज पे, जो कि यहाँ तक सही है, पर ये नॉन बाइंडिंग है। यानी कि जो डेमोक्रेटिक डिफ्यूज़न ऑफ एआई है वो बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी मल्टीपल कंट्रीज़ किसी भी छोटे मोटी चीज़ को साइन करते हैं वो नॉन बाइंडिंग ही रहते हैं। सिर्फ 2 या 3 ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि बाइंडिंग है पूरी कंट्री में, मतलब ग्लोबली, अदरवाइज़ मोस्टली नॉन बाइंडिंग रहते हैं। तो ये आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते थे।
फिर आता है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ एआई, जो इसमें 7 चक्रास हैं और इसमें इंक्लूड किया गया है एक्सेस फॉर सोशल एनवायरनमेंट, एआई फॉर साइंस एंड सिक्योर एंड ट्रस्टेड एआई। तो ये वाला सही था, इसको आप 3 ओनली कर लेंगे। इसके अलावा जो लेखपाल ने पूछा था, उन्होंने पूछा था MANAV का फुल फॉर्म क्या है और इसका विजन फॉर एआई ये दिया हुआ था, मतलब इसमें एक फुल फॉर्म पूछा गया था, उसमें सॉवरेनिटी उसका आंसर था। मुझे एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं याद है, पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि यूपी के एग्ज़ाम में भी इसको पूछा जा रहा है। फिर हम बात करते हैं आसियान मेंबर्स में इंडिया के सपोर्ट से, कोऑपरेशन से क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आप देख रहे होगे प्रोजेक्ट्स पे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट है जिसको हुए 10 साल 5 साल हो गए हैं या वो कंटिन्यूसली न्यूज़ में आ रहा है, तो आप उसे नोट डाउन करते जाइएगा। फर्स्ट प्रोजेक्ट है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि कोलकाता को सितावे से कनेक्ट करता है वाया मिज़ोरम, और सितावे है म्यांमार में, जो कि एक आसियान कंट्री है। फिर आता है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, जो कि कनेक्ट करता है मोरे ऑफ इंडिया को माई सॉट थाई से। ये भी हमारा सही हो जाता है। अगरतला अखौरा रेल लाइन जो है, अगरतला हमारा त्रिपुरा में हो गया, अखौरा जो है हमारा वो बांग्लादेश का पार्ट है, और जो बांग्लादेश है वो एक आसियान मेंबर नहीं है। तो इस तरह से हमारे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 30 नंबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर आप क्वेश्चन आ रहे हैं और गलत कर रहे हैं तो इट्स अ पिटी, क्योंकि ये भाई 6 महीने से न्यूज़ में है ट्रम्प जी की बदौलत। इसमें उन्होंने कौन सी कंट्रीज़ हमें क्रॉस करनी होगी ये पूछा है। सबसे पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ़ को कनेक्ट करता है गल्फ़ ऑफ ओमान से, जो कि इवेंचुअली फिर आ जाता है इंडियन ओशन में। तो इस ऑप्शन में 2 हैं, बहराइन और कतर, जो कि हमें क्रॉस करनी रहेंगी। आप अच्छे से इसमें से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास का मैप समझ लीजिएगा और उसकी मैपिंग को क्लियरली कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं ये कॉप्स वाला क्वेश्चन। ये बहुत ही रैंडम क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कभी दोबारा यूपीएससी में, पर पीसीएस एक बार देख लेता है ना कि क्या क्या रैंडम चीज़ें आ गई हैं और फिर वो उसी लाइन पे चला जाता है। तो ट्राई करिएगा कि इनको तो आप याद ही कर लो, और बाकी जो फेमस 2-4 न्यूज़ में आ रही हो कॉप्स, उनको भी आप याद कर लीजिए। जैसे कि 3rd कॉप्स है वो दीमापुर नागालैंड में है, 4th कॉप्स तेजपुर असम में है, 14th कॉप्स लेह में है, और 33rd कॉप्स सुकना वेस्ट बंगाल में थी। इसको त्रिशूल के नाम से भी जाना जाता है। जो श्रीनगर में है उसका वो 15th कॉप्स है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। फिर हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो मेंबर्स हैं। ये एक इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप अच्छे से एलिमिनेट कर लो या आपको थोड़ी सी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी की या हिस्ट्री की नॉलेज है तो आप कर लोगे, क्योंकि बेलारूस जो है वो हमेशा से रशिया का साइड लेता है, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। स्विट्ज़रलैंड फेमस है हमेशा अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। जर्मनी एक फाउंडिंग मेंबर ही है, तो वो एक चीज़ है, और एक पोलैंड है, क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ आपस में अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं, इसीलिए हो सकता है आपको लगा हो ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, पर बेलारूस और स्विट्ज़रलैंड नहीं है। यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स हैं। जो ब्रेग्जिट हुआ था, जहाँ पे ब्रिटेन ने एग्जिट किया था यूरोपियन यूनियन से, वो 2020 में हुआ था। नाउ दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी इन हिस्ट्री, क्योंकि ये ना तो सिर्फ ये जो ऑप्शन है यही डिफ़िकल्ट है, इसके अलावा फिर आपको यहाँ पे एसोसिएशन भी दिया हुआ है और आपको इन दोनों में चूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कंटेंट कि ये जो 3 कॉइन्स की बात हो रही है, ये पाली टेक्स्ट में इनका क्या रेफरेंस है, एंड देन इनसे क्या इन एविडेंस से हमें पता क्या चलता है। तो ये मेड ऑफ सिल्वर थे, इनमें आर्कोलॉजिकल एविडेंस था, ये सब ठीक है। फिर इन दोनों फैक्ट्स को पढ़ के आपने क्या एसोसिएट किया कि वहाँ पे अर्बन लाइफ एमर्ज हो रही थी और ट्रांजिशन हो रहा था मनी इकोनॉमी का बार्टर सिस्टम से, राइट। तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न, जो कि आई थिंक फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। और अगर आपको सिर्फ इन 2 फैक्ट्स का पता है, पर अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता है, तो भी आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा। ये न्यू पैटर्न है। अब आपको बताऊँ, पीसीएस में ऑलरेडी असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते रहते हैं, पर वो इस तरह से नहीं आते हैं। उसमें आपका बेसिक 4 ऑप्शंस रहते हैं कि ये इसका रेफरेंस है या नहीं है, मतलब रीजनिंग इसको फॉलो करती है कि नहीं। बट दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि यूपी पीसीएस भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे। और इसमें जो नेम ऑफ द कॉइन्स हैं ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और ये सिल्वर के बने होते हैं, 5 मार्क कॉइन्स होते हैं। यहाँ पे आपको बस फैक्ट्स निकालने हैं और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है।
नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ हली साया पेंटिंग इन बाग केव्स। तो आप सबको पता होगा कि बाग केव्स बहुत फेमस बुद्धिस्ट केव्स हैं जो कि एमपी में है और यहाँ ये बागनी रिवर्स के पास है। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता था कि ये पर्टिकुलर जो पेंटिंग है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। ये एक जॉयस फोक डांस रिप्रेजेंट करती है। नाउ हम ये पढ़ते हैं कि जो यूपी का आर्ट एंड कल्चर है उसमें जो डिफरेंट म्यूज़िक होते हैं या जो गाने गाए जाते हैं बिरहा या ठुमरी, उनका क्या रिप्रेजेंटेशन होता है ये हमने पढ़ रखा है। पर इस तरह का मैंने पेंटिंग्स का अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ा हुआ था। बट नाउ कीप इन माइंड कि इस तरह के भी आप थोड़ा सा इधर उधर ध्यान देते जाएं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन लेक तुर्काना। लेक तुर्काना इज़ अ वेरी फेमस लेक। मतलब अगर आपने अच्छे से वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रखी है तो बहुत आसानी से आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, क्योंकि हम तो फैक्ट्स पढ़ के बैठे होते हैं ऑलरेडी। जो कि लार्जेस्ट डेजर्ट लेक है वर्ल्ड में, सही बात है। इसकी ज्योग्राफी पूछी हुई है कि ये साउथ सूडान में है और कहाँ पे है, तो ऑफ कोर्स ये गलत है क्योंकि साउथ सूडान में नहीं है ये केन्या में है और थोड़ी सी ये इथियोपिया में आती है। और ये नेक्स्ट है कि इसको ZC बुलाते हैं और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब हो सकता है कि आपको इस फैक्ट में थोड़ा डाउट आए तो आप यहाँ से कर लो कि हाँ ये यूनेस्को वर्ल्ड साइट है और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी बना हुआ है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन वी शुड डू एंड आफ्टर दैट वी विल कम इन द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि फिर बहुत बल्कि हो जाएगा ये वीडियो। नाउ दिस एथिक्स क्वेश्चन वी हैव सीन कि एक सीनियर ऑफिसर होते हैं, वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे होते हैं, फिर दे फाउंड अ प्राइवेट सर्विस जो कि बना रही है वैक्सीन, वो अच्छे से नहीं बना रहे हैं। दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एक तो ये बोनस क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, इसमें आपको GS नहीं पढ़नी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और आपका ऑलरेडी अगर GS4 प्रिपेयर है तो आपके लिए ह्यूमन वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना ईजी रहेगा। इस तरह के 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो अगर आपने कॉमन सेंस से भी इनको कर लिया ना तो आपके लिए ऑलरेडी ये 3+ क्वेश्चन हो जाएंगे। थोड़ा सा अगर आप एथिक्स पहले से ही पढ़ के रखे हो, मतलब 3-4 महीने पहले तो नहीं पढ़ता है इंसान प्रीलिम्स के, लेकिन अगर आपने थोड़ा भी एथिक्स अच्छे से क्लियर कर रखा है मेंस के लिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हैं। और ये अच्छा भी रहेगा कि PCS इनको कॉपी करे ताकि स्टार्टिंग से ही एथिक्स पे लोग ध्यान देना शुरू करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके, जो कि फैक्ट वाइज हैं। पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, सॉरी मैं पहले बोलना भूल गई, कि अगर आपने ये पेपर देखा है तो आपको पता चल गया होगा अभी तक कि PIB से काफ़ी सारा करंट अफेयर आया हुआ है। यानी कि अराउंड 22 क्वेश्चन है, सब बोल रहे हैं PIB से मिल रहे हैं। पर PIB पे डेली 40+ आर्टिकल्स पढ़ते हैं। आप उतना नहीं पढ़ सकते हो, डेली सारे का नोट्स नहीं बना सकते हो। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कि आप सिर्फ PIB के पीछे पीछे भागते रहें, क्योंकि वो आपकी प्रेपरेशन को बहुत डिसबैलेंस कर देगा। सेकंड चीज़ कि आप अपने सोर्सेज को मत चेंज करिएगा। अगर आप अभी जो बेसिक सोर्स फॉलो कर रहे हो, यानी कि एडवांस आप जो बुक्स आती हैं सारी वो पढ़ ले रहे हैं, आपने NCERTs कर रखी हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर भागने की। आप अपना क्लियरली PCS के हिसाब से जितने सोर्सेज होते हैं उन्हें फॉलो करते जाइए। आप लूसेंट कर लीजिए, साथ में घटना चक्र कर लीजिए, और आपकी जो बेसिक बुक्स हैं सारी वो कर लीजिए, और NCERTs आपने करी हुई हैं। इतने से ही पेपर आपका निकल जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी बढ़ती है पेपर की, कट ऑफ उतना ही कम हो जाता है। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी बैड थिंग कि पेपर ख़राब आया है या अच्छा आया है, क्योंकि लोग उसी हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। लास्ट थिंग है कि बहुत सारे कोचिंग्स हैं वो अभी सिंपैथी दिखा रहे हैं, और उनको कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ आपसे चाहिए कि आप उनकी सिंपैथी को सुनो और वहाँ जाके एडमिशन ले लो। तो प्लीज़ किसी कोचिंग के बहकावे में मत आइएगा, जो आप पढ़ रहे हो उतना पढ़ते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।